सो प्यारे बच्चों, हमारे पास आई थिंक सो पॉलीसैकेराइड्स तक मैं तुम्हें करवा दिया था, कार्बोहाइड्रेट्स वर फिनिश्ड। तो आज हम शुरू करेंगे बेटा सबसे पहले अमीनो एसिड्स को। अमीनो एसिड्स, नो व्हाट डू यू मीन बाय अमीनो एसिड्स? बेटा जैसे नाम क्लियर कर रहा है, अमीनो एसिड यानी जिसमें दो ग्रुप होने चाहिए, एक NH2 ग्रुप होता है और एक एसिडिक ग्रुप COOH होता है। ठीक है बेटा, अब इसकी पोजीशन एक दूसरे से क्या है उसके ऊपर हम अमीनो एसिड को क्वाइन करते हैं। जैसे मान लो अगर एक ही कार्बन पे दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप लग जाएं, जैसे मान लो अगर मेरे पास इस तरह का कोई अमीनो एसिड है COOH और यहां पर NH2 है, यहां पे मान लो R कोई भी ग्रुप है और यहां पे H है। ठीक है जी, अब इसमें जिस कार्बन पे COOH लगा है उसी कार्बन पे NH2 लगा है, तो इसको अल्फा अमीनो एसिड्स बोल देते हैं। दीज आर कॉल्ड एज अल्फा अमीनो एसिड्स। जितने भी नेचुरली अमीनो एसिड होते, नेचुरली नोन अमीनो एसिड, दे ऑल आर अल्फा अमीनो एसिड्स बेसिकली। ठीक, उनका R ग्रुप चेंज होता रहता है, ठीक, बट ज्यादातर जितने हमारे पास अमीनो एसिड नेचुरली नोन है, ठीक, जनरली दे आर अल्फा अमीनो एसिड्स। अगर मान लो कि COH ग्रुप एक कार्बन पे है और NH2 एक कार्बन छोड़ के है, तो वो क्या हो गया? बीटा अमीनो एसिड्स। इस तरह से गामा अमीनो एसिड्स। ठीक, यानी पोजीशन के हिसाब से अल्फा बीटा गामा अमीनो एसिड्स। अगर एक ही कार्बन पे लगे दोनों ग्रुप, कौन कौन से? दोनों दो फंक्शनल ग्रुप है यहां पे, NH2 और COOH, ये दो ग्रुप है हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो ये जो दो ग्रुप है अगर एक ही कार्बन पे लगे रहते हैं, ठीक, तो हमारे पास क्या होगा? तो हमारे पास अल्फा अमीनो एसिड। अगर एक छोड़ के लगा होगा तो क्या बोलेंगे? बीटा। अगर एक और छोड़ के लगा होगा तो क्या बोलेंगे? गामा। बट नेचुरली नोन आर अल्फा अमीनो एसिड्स। बोलो, क्लियर हो गया? अब उसके बाद अमीनो एसिड्स में बेटे देखो, अमीनो एसिड का अगर ये वाला ग्रुप देखेंगे NH2, ठीक है, जनरली जो हमारी बॉडी में कितने अमीनो एसिड होते हैं कोई बता सकता है मेरे को? हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी? 20, 23? बेटा हमारे बॉडी में ऑलमोस्ट 300 से ऊपर अमीनो एसिड हो सकते हैं, बट हम जो बात करते हैं 20, वो डेफिनेटली वो प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड होते हैं। हमारी बॉडी में प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड होते हैं, प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड्स, हम उसकी बात कर रहे हैं, प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड्स। बेटा वो 20 होते हैं इन ऑल। ठीक, प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड्स आर 20। हाँ, अगर कोई रिसेंटली कोई एक दो डिस्कवर हुआ तो मैं कह नहीं सकता, बट आपकी बुक में 20 ही है। अब 20 में से हमारे पास 8 जो है बेटा वो असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। असेंशियल अमीनो एसिड्स, 8 असेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। अब असेंशियल का मतलब क्या होता है बेटा? Essential amino acid वो होते हैं which cannot be synthesized in our body, which has to be taken along with diet, has to be taken along with diet, along with diet। इसको डाइट के साथ लेने पड़ता है। not formed inside the body, not formed in our body, हमारी बॉडी में ये नहीं पाए जाते बेटा जी। समझ में आई बात कि नहीं? अब कोई बोलेगा सर हमारे को तो 10 करवाए थे। बेटा जी ऐसा है, दो हमारे पास सेमी असेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, दो हमारे पास सेमी असेंशियल अमीनो एसिड होते हैं विच आर एब्सेंट इन सर्टन एज ग्रुप्स, विच आर एब्सेंट इन सर्टन एज ग्रुप्स। ठीक है जी, और बाकी 10 हमारे पास ऐसे होते हैं जो नॉन असेंशियल होते हैं, 10 नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स, असेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है जी, 20 में से 8 असेंशियल, 2 सेमी असेंशियल, 10 नॉन असेंशियल। नॉन असेंशियल विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में बन सकते हैं, जिसको हमें डाइट के साथ बाहर से लेना जरूरी नहीं होता बेटा। ठीक, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहलाते हैं। ठीक है बच्चे,
अब कौन कौन से एसेंशियल है, कौन कौन से सेमी एसेंशियल है, ठीक, और बाकी बचे हुए सारे नॉन एसेंशियल। तो पहले हम एसेंशियल देख लेते बेटा। देखो मैं ये चाहूंगा कि आप इसका अपने आप एक निमोनिक बनाना। मेरा निमोनिक यूज मत करना, मेरा निमोनिक जो है चलो वो ठीक है, बट आप अपने हिसाब से बनाना। मैं आपको लिखवा देता हूं। देखो पहला हमारे पास एसेंशियल अमीनो एसिड होगा वैलीन, ठीक, फर्स्ट एसेंशियल अमीनो एसिड इज वैलीन। दूसरा एसेंशियल होता है ल्यूसीन, तीसरा होता है बेटा आइसोल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, ठीक। अगला होता है बेटा आर्जिनिन, आर्जिनिन को हम उधर रखते हैं सेमी एसेंशियल में, ठीक, वो मैं बताऊंगा क्यों। उसका लाइसीन, लाइसीन, ठीक, लाइसीन अनदर। फिर थ्रियोनीन, थ्रियोनीन इज अनदर एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक। थ्रियोनीन के बाद मिथियोनीन, मिथियोनीन, ठीक, ठीक। और फिर आ गया फिनाइल एलानीन, फिनाइल एलानीन। और लास्टली होता है बेटा ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। प्यारे बच्चों ये हमारे पास हो जाते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब सेमी एसेंशियल, ठीक, सबसे पहले सेमी एसेंशियल में हमारे पास आ जाता है बेटा पहला अमीनो एसिड हिस्टिडीन। हिस्टिडीन इज सेमी एसेंशियल बिकॉज इट इज एब्सेंट इन किड्स ओनली, एब्सेंट इन इन्फेंट्स। जो इन्फेंट्स होते हैं उसमें ये नहीं पाया जाता। इन्फेंट्स क्या होते हैं? एलिफेंट के बच्चे, ठीक। क्या होते हैं इन्फेंट? 1 साल से छोटे बच्चों में हिस्टिडीन नहीं होता बेटा, ठीक, इसलिए सेमी एसेंशियल। हमारे अंदर है हिस्टिडीन। इसी तरह से दूसरा सेमी एसेंशियल होता है आर्जिनिन, आर्जिनिन। हालांकि कई ऑथर्स इसको एसेंशियल में ले लेते हैं, ठीक। ये आर्जिनिन जो है ये ओल्ड एज ग्रुप में नहीं पाया जाता है ना, तुम्हारी तरह बुड्ढे जो होते हैं ना, मेरी तरह नहीं। ओल्ड एज ग्रुप में आर्जिनिन नहीं पाया जाता है बेटा। समझ में आई बेटा बात? क्लियर? और रही बात बाकी सारे कैसे हो जाएंगे, बाकी सारे 10 के 10 कैसे हो जाएंगे? नॉन एसेंशियल। तो आपको सिर्फ एसेंशियल याद रखने हैं, बाकी तो याद रखने भी नहीं। इसका अपना फर्स्ट लेटर पकड़ के कोई अपने आप से निमोनिक बनाना, क्योंकि मैं निमोनिक बनाऊंगा फिर वो रट्टे का रट्टा, तो मैं चाहता नहीं। अपना निमोनिक बनाओगे कुछ ना कुछ तो याद रखोगे ना उसको। तो ये आप सिर्फ इसका बना लो, आर्जिनिन हिस्टिडीन आपको पता है, बाकी सारे क्या होंगे? नॉन एसेंशियल। क्योंकि आपको क्वेश्चन क्या आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक, एंड विच ऑफ देम इज सेमी एसेंशियल, विच ऑफ देम इज नॉन एसेंशियल। अगर एसेंशियल पता है तो बाकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब बेटा इसका जो नाम है, अमीनो एसिड के नाम है, वैसे तो आयुपैक नेम दिए जाते हैं, बट ये जो नाम हमारे पास है ल्यूसीन, थ्रियोनीन, मिथ्योनीन, ये बेटा इसके कॉमन नेम्स हैं। और कॉमन नेम डिपेंड करते हैं सोर्स पे, या फिर उसके टेस्ट पे, या फिर उसकी अपीयरेंस पे, कुछ इस तरह से। जैसे कि अगर मैं ग्लाइसिन की बात करूं तो ग्लाइसिन जो है ग्लाइकोस शब्द से लिया गया था कि मीठा, ग्लाइकोस होता है मीठा। तो ग्लाइसिन अमीनो एसिड जो है वो टेस्ट कैसा करता है? स्वीट टेस्ट करता है, इसका नाम रख दिया गया ग्लाइसिन। ऐसे बेटे टायरोसिन जो है वो टायरोस शब्द से लिया गया। टायरोस का मतलब होता है चीज, जो चीज में पाया जाता था, ठीक। तो चीज में पाया जाता है टायरोसिन, तो उसको टायरोसिन मतलब टायरोस वहां चीज को बोला जाता है, तो टायरोसिन नाम रख दिया। ऐसे ही बेटा किस सोर्स से, तो इसका कोई कॉमन हमारे पास वे आउट नहीं है, ठीक। आयुपैक नेम आप देखते तो कॉमन वे आउट नहीं है। इसकी स्टडी को इजी करने के लिए पहले साइंटिस्ट ने 3 लेटर कोड दिए बेटा। अब जो 3 लेटर कोड थे वो नाम के पहले 3 अक्षर हुआ करते थे, ठीक है। 3 लेटर कोड जो है वो नाम के पहले 3 अक्षर हुआ करते थे। जैसे ग्लाइसिन, इधर ध्यान देना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ऑलरेडी पूछा गया इसमें से क्वेश्चन। ग्लाइसिन का 3 लेटर कोड जो होता है वो होता है ग्लाय। ग्लाइसिन का 3 लेटर कोड क्या है? ग्लाय, नाम के पहले 3 अक्षर। पर बेटा उसको भी इजी करने के लिए क्या कर दिया गया? 1 लेटर कोड दे दिया गया। अब इसका 1 लेटर कोड नाम का पहला अक्षर होता है, तो ग्लाइसिन का 1 लेटर कोड क्या आ गया? जी आ गया बेटा जी, ठीक। इसी तरह से दूसरा अमीनो एसिड आ गया अलानीन। अलानीन, एलानीन का हमारे पास 3 लेटर कोड हो गया एला, और 1 लेटर कोड हो गया ए, ठीक। इसी तरह से आ गया वैलीन।
वैलिन का 3 लेटर कोड हो गया VAL, और 1 लेटर कोड क्या हो गया? V हो गया। इसी तरह से ल्यूसीन, LEUCINE, ल्यूसीन। बेटा ल्यूसीन का 3 लेटर कोड, अगेन फर्स्ट 3 अक्षर ल्यू, और फिर उसके बाद फर्स्ट लेटर 1 लेटर कोड, ठीक। आइसोल्यूसीन, अब यहां से थोड़ा ध्यान देना, आइसोल्यूसीन। देखो बेटे, अब इसका जब हम लिखते हैं 3 लेटर कोड, ये पहले अक्षर के, ये पहले 3 अक्षर नहीं है, इसमें पहले 3 अक्षर नहीं होते। आइसोल्यूसीन में ILE, ये इसका 3 लेटर कोड होता है आइसोल्यूसीन का, ILE, आइसो का आई दिया और आगे LE, ठीक है बेटा। और इसका 1 लेटर कोड, इसका नाम का पहला अक्षर, दैट इज I, इसमें कोई खास बात नहीं थी, ठीक। आगे आ जाओ, आर्जिनिन, आर्जिनिन, आर्जिनिन। अब इसका 3 लेटर कोड जब हम देखते हैं बेटा आर्जिनिन का, वो पहले 3 अक्षर, जैसे कि पहले से हम पढ़ रहे हैं ARG। पर प्रॉब्लम क्या हुआ कि 1 लेटर कोड A तो ऊपर और एलानिन को ऑलरेडी दे चुके हैं हम लोग, तो इसका 1 लेटर कोड मुश्किल हो गया, क्योंकि 1 लेटर कोड तो हमारे पास ये हो ही नहीं सकता था। तो हमने इसका 1 लेटर कोड चेंज कर दिया, क्या बोल दिया? R, ठीक। हमें सिर्फ वही जो थोड़े से अलग आ रहे हैं ना, वो ध्यान में रखने हैं, ठीक। इसी तरह से लाइसीन, अगला हमारे पास आ गया लाइसीन। अब लाइसीन का 3 लेटर कोड देखोगे, वो तो वही है LYS, लाइस, बट L ऑलरेडी यूज हो गया बेटा लाइसीन का, ठीक। इसलिए इसका 1 लेटर कोड दे दिया गया K, ठीक। अलग ही कोड है इसका K। मैं इसीलिए अक्षर दूसरे कलर से लिख रहा हूं, आपको सिर्फ जो एनोनिमीज है वो याद रखनी है, बाकी याद रखने की जरूरत आपको नहीं होता, ठीक। आर्जिन, लाइसीन के बाद ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ये एसिडिक अमीनो एसिड है, ग्लूटामिक एसिड। बेटा ग्लूटामिक एसिड का जो आपका 3 लेटर कोड, वो तो ग्लू बन जाएगा, GLU, बट G हम ऑलरेडी यूज कर चुके थे जी, ठीक है। तो G यूज कर चुके थे, तो इसका 1 लेटर कोड दे दिया गया E, क्या दे दिया गया? E, 1 लेटर कोड वाज E, ग्लूटामिक एसिड का। बोलो क्लियर? इसके बाद हमारे पास आता है एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। देखो बेटा, एस्पार्टिक एसिड का जो 3 लेटर कोड है, वो तो पहले 3 अक्षर हो गए, ठीक। ASP, 3 लेटर कोड तो वही हो गया ASP, बट बेटा A हम पहले यूज कर चुके थे एस्पार्टिक एसिड का, ठीक। इसलिए इसका 1 लेटर कोड दे देते हैं D, 1 लेटर कोड इसका क्या है? D। बेटा ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ग्लूटामिक एसिड का 1 लेटर कोड, ये पेपर में आ चुका है, क्योंकि NCERT में ऑलरेडी टेबल बना के दिया गया है, ठीक। इसलिए 1 लेटर कोड जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 लेटर कोड भी वही इंपॉर्टेंट है जो नाम के पहले 3 अक्षर नहीं होते। जैसे आगे चलते हैं, एस्पार्जीन, अगला हमारे पास आएगा, हम सिर्फ 20 की बात कर रहे हैं बेटा, एस्पार्जीन, ठीक। जस्ट अ सेकेंड, अगर एस्पार्जिन की बात करेंगे बेटा, तो एस्पार्जिन हमारे पास कैसा रहेगा बेटा? ASN, क्या रहेगा? ASN। अब ये भी बेटा आपको ध्यान में रखना है कि ये भी हमारे पास पहले 3 वर्ड्स नहीं है, एस्पार्जिन का भी पहले 3 वर्ड नहीं है, और इसका 1 लेटर कोड भी अलग है, दैट इज N, क्योंकि A पहले यूज हो चुका है। समझ में आ गया बेटा? इसके बाद थ्रियोनीन, थ्रियोनीन। अब थ्रियोनीन का 3 लेटर कोड तो चलो वही है THR, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इसका 1 लेटर कोड T तो हो नहीं सकता था, क्योंकि T तो नहीं, इसका तो T ही होता है, थ्रियोनीन का T ही होता है, ठीक, क्योंकि अभी तक T यूज हुआ ही नहीं ना, तो थ्रियोनीन का T ही रहता है 1 लेटर कोड, क्लियर। उसका अगला ले लो, अगला आएगा सेरीन, सेरीन, ठीक। सेरीन का 3 लेटर कोड इज सेम, ठीक, SER, SER, ठीक। और सेरीन का 1 लेटर कोड भी क्या है? S, सेम ही है हमारे पास, कोई ऐसा दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी तक यूज नहीं हुआ। इसके बाद है सिस्टीन, सिस्टीन। बेटा सिस्टीन की बात करें तो 1 लेटर कोड अगेन इज फर्स्ट 3 लेटर्स
और 1 लेटर कोड सी हो गया, 3 लेटर कोड CYS और 1 लेटर कोड सी हो गया, क्योंकि अभी तक सी यूज नहीं हुआ था। ठीक, सिस्टीन के बाद आगे चलते मिथियोनीन। मिथियोनीन, ठीक है जी। मिथियोनीन के 3 लेटर कोड को आप वैसे लिखते हैं MET, पहले 3 अक्षर। ठीक, क्या अभी तक M यूज हुआ? अभी तक M यूज नहीं हुआ तो सीधे M लिख दो, कोई दिक्कत नहीं हमारे को। ठीक है जी। अगला आ जाओ बेटा, फिनाइल एलानीन। फिनाइल एलानीन, फिनाइल एलानीन बेटा, इसका 3 लेटर कोड भी अलग, और इसका नहीं, 3 लेटर कोड तो इसका भी PHE ही लिखते हैं, लेकिन 1 लेटर कोड इसका F लिखा करते हैं। 1 लेटर कोड क्या लिखते हैं? F। ठीक, फिनाइल एलानीन का। फिर आता है टायरोसिन। टायरोसिन, जो टायरोसिन है, टायरोसिन का आपका 3 लेटर कोड वही TYR, ये 3 लेटर कोड हो गया। और 1 लेटर कोड अगर इसकी बात करें, क्योंकि T यूज हो चुका है, इसका 1 लेटर कोड आएगा W। 1 लेटर कोड इसका क्या दे दिया? W। आपको सिर्फ वो येलो वाले याद में रखने हैं, बाकी आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक, बाकी तो फर्स्ट 3 अक्षर ही है। ठीक, इसके बाद आ जाओ ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन, ठीक। अब ट्रिप्टोफैन में बेटा 3 लेटर कोड जो आएगा वो तो TRP, जो कि अलग है। ठीक, पहले 3 अक्षर नहीं है, TRP। और बेटा T पहले यूज हो चुका है। ठीक, तो ट्रिप्टोफैन का ये तो हम दे नहीं सकते। अरे, ट्रिप्टोफैन का W होता है, इसका Y होता है टायरोसिन का, ये ठीक कर लेना। टायरोसिन इज Y, वेयर ट्रिप्टोफैन इज W। ठीक, क्लियर। उसके बाद आ जाओ हिस्टिडीन। हिस्टिडीन, अब हिस्टिडीन में पहला तो वही है हिस, ठीक, वही हम लिख सकते हैं यहां पर। और अभी तक H यूज हुआ नहीं, परेशानी है नहीं, लिखो H। ठीक है जी। लास्ट में हमारे पास आ जाएगा प्रोलीन। प्रोलीन, अब प्रोलीन का जो 3 लेटर कोड है बेटे हमारे पास, वो तो पहले है ही है हमारे पास। ठीक, PRO, और बेटा 1 लेटर कोड भी P, क्योंकि P यूज नहीं हुआ था। तो आपने ये देखो, बेसिकली 1 लेटर कोड सिर्फ वो 7 हैं जो अलग हैं, और 3 लेटर कोड सिर्फ 3 हैं जो अलग हैं। तो इन्हीं को ध्यान में रखना है, बाकी आपको ध्यान में रखने की जरूरत ही नहीं है। तो बेटा ये तो हो गए आपके पास किस तरह के अमीनो एसिड, किस तरह। हाँ जी, 19 कोई मिस हो गया होगा मेरे से, कौन सा रह गया होगा, देखो जरा ध्यान से। ग्लूटामीन रह गया, आई थिंक सो। ग्लूटामीन नहीं लिखा ना कहीं पे? क्यों लिखा कहीं पर? क्यों देखना, तो बस फिर तो ग्लूटामीन रह गया। ग्लूटामीन, अब ग्लूटामीन देखो, GLU तो ऑलरेडी यूज कर चुके तुम लोग। ठीक, GLU यूज करते हैं ना ग्लूटामिक एसिड में, तो ग्लूटामीन में इसमें करेंगे GLN और 1 लेटर कोड Q, क्योंकि G तो पहले यूज हो चुका है। अभी हो गए 20, कुछ छूटा तो नहीं भाई? ठीक, तो ये आपके पास क्या थे, ये हो गए टोटल अमीनो एसिड्स और उनके 1 लेटर कोड एंड 3 लेटर कोड। जैसे जब अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो हम इसको लिखते भी इसी तरह से हैं। जैसे मान लो अगर आपके पास ग्लाइसीन और एलानीन 2 जुड़े, ठीक, ग्लाइसीन और एलानीन 2 जुड़े, तो हम उसको ग्लाई एला के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। ठीक, वो आगे बताता हूं मैं आपको। फिलहाल इसके आगे चलते बच्चों, इससे आगे ये तो हो गया 1 लेटर कोड, अमीनो एसिड क्या होते, किस तरह के होते हैं। अब अमीनो एसिड जो है बेटे, इसमें हमारे पास या तो एसिडिक अमीनो एसिड होंगे, या बेसिक अमीनो एसिड होंगे, या न्यूट्रल अमीनो एसिड होंगे। ठीक, देखो बेटे, एसिडिक अमीनो एसिड किसको बोलते हैं? एसिडिक अमीनो एसिड्स। देखो बेटा, एसिडिक अमीनो एसिड जिसमें मोर देन 1 COOH ग्रुप हो, या COOH ग्रुप्स आर मोर देन NH2 ग्रुप्स, जहां पे COOH ग्रुप्स मोर देन NH2 ग्रुप होते हैं, वो एसिडिक अमीनो एसिड। फॉर एग्जाम्पल, इनके नाम के पीछे जनरली क्या लग जाता है? एसिड। ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, इनके नाम के पीछे ही एसिड शब्द का इस्तेमाल हो जाता है बेटा। समझ में आई बात? वहीं पर
दूसरे हो जाते हैं बेसिक अमीनो एसिड्स। बेसिक अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स बेटा बेसिक अमीनो एसिड जो होते हैं जिसमें NH2 ग्रुप्स जो होंगे वो COOH ग्रुप से ज्यादा हो जाएंगे तो वो बेसिक अमीनो एसिड कहलाते हैं बेटा। ठीक है जी, NH2 ग्रुप ज्यादा हो जाना, ठीक, दैट इज बेसिक अमीनो एसिड्स। ठीक, जैसे कई सारे एग्जांपल इसमें लिए जा सकते हैं। एक हो गया आर्जिनिन इज वन ऑफ द बेसिक अमीनो एसिड। आर्जिनिन, आर्जिनिन इज वन ऑफ द बेसिक अमीनो एसिड्स। इसी तरह से बेसिक अमीनो एसिड में और भी एग्जांपल हमारे पास हो सकते हैं, जैसे ग्लूटामीन। ग्लूटामीन इज आल्सो बेसिक अमीनो एसिड। ठीक, ग्लूटामीन। और बेटा ऐसे ही न्यूट्रल अमीनो एसिड भी होते हैं, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, जिसमें जितने हमारे पास एसिडिक ग्रुप हैं, जितने एसिडिक ग्रुप हैं उतने ही बेसिक ग्रुप्स हैं, तो उसको न्यूट्रल अमीनो एसिड्स का नाम दिया जाता है बेटा। जैसे एग्जांपल ग्लाइसिन, ग्लाइसिन या फिर एलानीन। ग्लाइसिन हो गया, एलानीन हो गया, ये न्यूट्रल अमीनो एसिड होते हैं बेटा। बोलो क्लियर? ठीक, एलानीन ये न्यूट्रल अमीनो एसिड, लेकिन एलानीन, ठीक है जी बेटा जी। अमीनो एसिड का अगर हम स्ट्रक्चर यू बनाते हैं, COOH, यहां पे मान लो NH2, यहां पे H, यहां पे R। ठीक, एज NH2 जो है दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड, वो मैंने बताया इट इज फ्रॉम L फैमिली। ये कहां से होते हैं? L फैमिली के। तो जितने हमारे नेचुरली अकरिंग होते हैं ना प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड्स आर L अमीनो एसिड्स। L अमीनो एसिड्स L फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्यों? इसका जो NH2 ग्रुप है दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड। हमने L और D कॉन्फ़िगरेशन की थी बेटा। ठीक, तो वहां पे ग्लूकोज बोला, डी ग्लूकोज, लेकिन जितने प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड है वो सारे के सारे हमारे पास L अमीनो एसिड होते हैं, L फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उसका NH2 लेफ्ट साइड को होता है। अब देखो बेटा इधर ध्यान देना, इसके ऊपर लोन पेयर है कि नहीं है, और यहां पे एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं है। ये एसिडिक हाइड्रोजन यहां से निकल करके यहां अटैक कर देता है, और जिसकी की वजह से हमारे पास बन जाता है COO नेगेटिव, और यहां पे NH31 पॉजिटिव HR। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर? अब इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों के दोनों चार्जेस एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है। ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या नाम देते थे? ज्वीटर आयंस। ज्वीटर आयन या बाइपोलर आयन, या फिर इंटरनल सॉल्ट, बाइपोलर आयन। तो अमीनो एसिड ज्वीटर आयन बना करके रह सकते हैं। अगर मैंने इसको एसिडिक मीडियम में रख दिया, इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, अगर एसिडिक मीडियम हमें बना के रख दिया, एसिडिक मीडियम से क्या मिलेगा बेटे हमारे को? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव कहां अटैक करेगा? ऑन दैट ऑफ नेगेटिव। तो नेगेटिव पे अटैक करने से ये हमारे पास कैसे एग्जिस्ट करेगा एसिडिक मीडियम में? अमीनो एसिड, अमीनो एसिड इन एसिडिक मीडियम विल एग्जिस्ट लाइक दिस और नॉट। सो ये जो हमारे पास है, इसमें हमारे पास कटायन की तरह वर्क किया। ये कैसे वर्क किया? एज कटायन। और वहीं पर अगर मैं इसको बेसिक मीडियम में रखता, इन बेसिक मीडियम, अगर मैं इसको बेसिक मीडियम में रखूं तो बेसिक मीडियम में मेरे को क्या मिलेगा बेटा? OH नेगेटिव। OH नेगेटिव क्या निकालेगा? H। अगर इसने H को निकाल लिया तो प्यारे से बच्चों यहां पे NH2 रह जाएगा, यहां COO नेगेटिव H और R, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये अनायन की तरह वर्क करेगा। दिस विल वर्क एज अनायन। वो कटायन या अनायन? अगर ये कटायन है तो बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी जाए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी जाए तो कटायन किस साइड मूव करेगा? कैथोड की तरफ। तो इन एसिडिक मीडियम इट मूव्स टुवर्ड्स, इन एसिडिक मीडियम इट मूव्स टुवर्ड्स
इन एसिडिक मीडियम इट मूव्स टूवर्ड्स, एसिडिक मीडियम में मूव्स टूवर्ड्स कैथोड, ये कैथोड की तरफ मूव करेगा एसिडिक मीडियम में। और बेसिक मीडियम में एज इट इज एन आयन तो मूव्स टूवर्ड्स एनोड, ये एनोड की तरफ मूव करेगा। बोलो क्लियर और नॉट? वो कैथोड की तरफ, ये एनोड की तरफ। बट एक ऐसा पीएच जहां पे देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ, यू कैन से, दिस अमीनो एसिड इन एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहा करते हैं। ध्यान से सुनिएगा ये बात, वेरी इंपॉर्टेंट, +2 में पूछी जाती है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? इट इज द पीएच, इट इज द पीएच वेयर देयर इज नो नेट मूवमेंट, no net movement of Zwitter ions towards any pole of applied electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, एक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एक ऐसा पॉइंट, ऐसा पीएच है जहां पे हमारे पास क्या होता है कि देयर इज नो नेट मूवमेंट। कैसे निकालते हैं? वेरी सिंपल, किसी भी एसिड का pKa होता है, किसी भी बेस का pKb होता है। तो जैसे इसके अमीनो पार्ट का pKb निकालेंगे, है ना, किसी भी अमीनो के हिसाब से pKb निकालेंगे और एसिड के हिसाब से pKa निकालेंगे और उन दोनों की क्या ले लेंगे? एवरेज। क्या ले लेंगे? एवरेज। वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हो जाएगा। ठीक, अगर मान लो दो आपके पास क्या है, बेसिक और एक एसिडिक ग्रुप है, तो पहले दो के pKb का एवरेज निकाल लो, समझ में आई? और फिर pKa और उसके एवरेज का एवरेज निकाल लो। वो हमारे पास क्या आ जाएगा? वो ऐसा पीएच आ जाएगा जिसको हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। हालांकि तुम्हारे काम का निकालना तो नहीं है, फिर भी मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर एक एसिडिक ग्रुप है उसका pKa है, बेसिक ग्रुप है उसका pKb है, उनका एवरेज हमारे पास pH है। समझ में आई बात? यानी वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। अगर एक से ज्यादा एसिडिक ग्रुप है, उसके पहले दोनों pKa1 pKa2 उसका एवरेज निकाल लो, फिर pKb जो बेसिक ग्रुप है उसका एवरेज उसके साथ लेकर के आपके पास pH आ जाएगा भाई, जिस pH पे आपके पास आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पाया जाएगा। बोलो क्लियर? एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, solubility of Zwitter ion is minimum। बेटा जब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है तो उस समय सॉल्युबिलिटी क्या होती है? मिनिमम हुआ करती है बेटा। ठीक, और इसलिए ये पीएच इज यूज्ड टू आइसोलेट अमीनो एसिड्स फ्रॉम द मिक्सचर। ठीक है, देयरफॉर क्योंकि सॉल्युबल नहीं होंगे उस जगह में, मिनिमम सॉल्युबल होंगे तो एक्सट्रैक्ट करे जा सकेंगे ना। तो देयरफॉर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट is used in separation of amino acids, ठीक है जी? बोलो बेटा यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब अमीनो एसिड जब आपस में, ये अमीनो एसिड, एक चीज बताना मैं भूल गया, ठीक, वो अभी लिख लो बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। एक आपसे पूछा जाता है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सा है? क्या पूछते हैं? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सा होता है? बेटे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड दो होते हैं, सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। सिस्टीन एंड मिथ्योनिन ये दो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है बेटा, सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। ये पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन है, दो ही हैं,
या सिस्टीन या फिर मिथ्योनिन, ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं बेटा। ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा जाता है बेटा आपसे। क्लियर हो गया? यहां नहीं आएगा तो बायोलॉजी में पूछ लेंगे, ठीक? यहां नहीं पूछेंगे तो बायोलॉजी में पूछ लेंगे, और पूछ जरूर लेंगे ये, ठीक? एनी हाउ, अब जब अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, जैसे मान लो मेरे पास एक है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का सिंपल फॉर्मूला बेटा बहुत ही सिंपल, दैट इज NH2CH2COH, NH2CH2COOH, ये ग्लाइसिन है। और इसके साथ मान लो एलानीन को हमने जोड़ा, इसको एलानीन को जोड़ा। एलानीन, ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है, ग्लाइसिन इज सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। तो बेटे जब मैंने इस एलानीन को इसका जोड़ा, एलानीन में यहां CH3 होगा, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक? तो ये ग्लाइसिन हुआ, ठीक, और ये एलानीन हुआ, एलानीन हुआ। जब इसको जोड़ा यहां से, ये H और OH यानी वाटर निकल जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगी, इससे हमारे पास बन जाएगा NH2CH2 C डबल बॉन्ड O, यहां NHCH CH3 COOH। ये जो हमारे पास बना इसको बोलेंगे डाईपेप्टाइड। अगर दो अमीनो एसिड जुड़े हैं तो क्या बोलेंगे? डाईपेप्टाइड, ठीक है? दो अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो क्या बोलते हैं? डाईपेप्टाइड। तीन अमीनो एसिड जुड़ते हैं, ट्राईपेप्टाइड। चार जुड़ेंगे, टेट्रापेप्टाइड, एंड सो एंड फोर्थ। समझ में आ गई बेटे बात? अब इसका नाम देंगे, बोलेंगे ग्लाइएला। क्या नाम देंगे? ग्लाइएला। मान लो इसके साथ वैलिन जोड़ दिया तो ग्लाइएला वेल, यानी 3 लेटर कोड के हिसाब से इसका नाम दिया जाता है। पर इसमें सबसे खास बात जो मैंने यहां पे इसको बनाया वो ये कि जब ये आपस में जुड़ते हैं तो ये इस तरह का अमाइड लिंकेज बनाते हैं, CONH। बेटा इस लिंकेज को हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज, आगे जो प्रोटीन वोटीन आप पढ़ते हो, ठीक, वो इसी लिंकेज से बनता है। पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है? CONH लिंकेज इज कॉल्ड एज पेप्टाइड लिंकेज। तो दो अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू जुड़ते हैं बेटा। क्लियर? उसमें CONH लिंकेज है, ठीक, कंडेंसेशन हुई NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप की, पेप्टाइड लिंकेज बनी। दो अमीनो एसिड जुड़े, डाईपेप्टाइड। तीन अमीनो एसिड जुड़े, ट्राईपेप्टाइड, एंड सो एंड फोर्थ। है ना जी? बात समझ में आई? बेटा इन अमीनो एसिड के सीक्वेंस में ही अगर थोड़ी सी गड़बड़ आ जाए, उसी से बेटा हमारे को जेनेटिक डिसीजेस होते हैं। जैसे सिकल सेल एनीमिया है, वो वैलिन की वजह से होता है, वैलिन की डिस्प्लेसमेंट की वजह से होता है। समझ में आई बात? तो ये जो जेनेटिक डिसीजेस होते हैं इसी की वजह से हो जाते हैं हमारे। क्लियर? तो ये सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड वो आगे क्लियर करूंगा तुम्हारे को, और कैसे डाईपेप्टाइड बनता है। अब बहुत सारे अगर पेप्टाइड आपस में जुड़ गए तो क्या बोला? पॉलीपेप्टाइड। बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ गए तो पॉलीपेप्टाइड। और अगर पॉलीपेप्टाइड का मास 10,000 से ज्यादा हो गया, देन इट कन्वर्ट्स इनटू प्रोटीन। कई बार आपसे यही पूछ लेते हैं कि पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में फर्क क्या है। अगर मॉलिक्यूलर मास 10,000 से नीचे है वो पॉलीपेप्टाइड है, अगर मॉलिक्यूलर मास 10,000 से ऊपर है दैट इज कंसिडर्ड टू बी प्रोटीन। ठीक है, वो भी प्रोटीन भी पॉलीपेप्टाइड ही एक तरह का, बस मॉलिक्यूलर मास थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। बोलो बेटा यहां तक समझ में आया कि नहीं आया आपको? ठीक, तो अमीनो एसिड क्या होते हैं, कैसे बनते, कैसे कंबाइन करते हैं, पेप्टाइड लिंकेज क्या, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या, एसेंशियल नॉन एसेंशियल, सब समझ में आ गया। 3 लेटर कोड, 1 लेटर कोड, एटसेट्रा एटसेट्रा, एवरीथिंग इज क्लियर। तो दिस वाज अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड जुड़ के हमारे पास क्या बना रहे हैं? प्रोटीन्स। अमीनो एसिड जुड़ के क्या बना रहे हैं? प्रोटीन्स। तो प्रोटीन मैंने आपको बताया, प्रोटीन जो है बेटा ये शब्द लिया गया प्रोटियोस। प्रोटियोस मतलब प्राइमरी नीड, जो हमारी बॉडी की सबसे पहली नीड है। हमारी बॉडी बिना प्रोटीन्स के काम नहीं कर सकते, क्योंकि जो बायोलॉजी पढ़ते हैं वो तो समझते हैं, जो नॉन मेडिकल पढ़ते हैं उनको मैं समझाना चाहूंगा। हमारे रिएक्शन, जो बॉडी के रिएक्शन कैटेलाइज करने वाली चीजें होती है एंजाइम्स। बिना एंजाइम के हम जी नहीं सकते हैं।
ठीक है, और एंजाइम सारे प्रोटीनेशियस होते, प्रोटीन से बनते हैं। हमारा जो मसल मास है सारा प्रोटीन से बनता है बेटा, ठीक है। तो बेसिकली प्रोटीन्स आर प्राइमरी नीड्स, इसलिए इसका नाम प्रोटीन रखा गया, प्रोटियोज से, प्राइमरी नीड्स। क्लियर? तो प्रोटीन जो है ये हो गया पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स हैविंग मॉलिक्यूलर मास मोर देन 10,000। 10,000 से ज्यादा मॉलिक्यूलर मास अगर होगा तो उसको अपन पॉलीपेप्टाइड्स का नाम देते हैं बेटा लोग। क्लियर? अब उसको प्रोटीन्स का नाम देते हैं। प्रोटीन का बेटा आता है स्ट्रक्चरल लेवल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाली चीज होती है। देखो बेटे, प्रोटीन के स्ट्रक्चरल लेवल्स को डिस्कस करेंगे हम, स्ट्रक्चरल लेवल्स ऑफ प्रोटीन। मैंने इसमें बहुत ज्यादा पढ़ाता था यार पहले, ठीक, पर पेपर में कुछ नहीं आता यार, तो पढ़ाना छोड़ दिया। इसमें रामाचंद्रन एंगल, ठीक, फाई एंगल वगैरह वगैरह सारा बताया जाता था, ठीक, कैसे इसके स्ट्रक्चर बनते हैं। बट अभी इतना जरूरत हमारे को नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी आया नहीं यार। मैंने बहुत बच्चों का टाइम बर्बाद किया इसमें, लेकिन कोई क्वेश्चन आया नहीं कभी भी, तब छोड़ दिया। तो आज तुम्हारे को इतना लेवल पे नहीं ले जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है वही चीज पढ़ते हैं। देखो बेटा, स्ट्रक्चर लेवल में सबसे पहले आएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की जहां तक हम बात करें, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता क्या है प्रोटीन का? बेटा प्रोटीन बनते बाय ज्वाइनिंग ऑफ अमीनो एसिड। तो ये जो लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड है, इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। लीनियर सीक्वेंस, लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड चेन, अमीनो एसिड चेन is called as primary structure, is called as primary structure। तो पहली बात, जो हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो सिंपल है, जो अमीनो एसिड की लीनियर चेन है, ठीक। जैसे हमने बोल दिया कि ग्लाई जुड़ा एला जुड़ा वेल जुड़ा सेप, ये जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड एज टू बी प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक। बेटा ये प्रोटीन की प्रॉपर्टीज इसकी वजह से है, प्राइमरी स्ट्रक्चर की वजह से है। जब हम प्रोटीन को डीनेचर भी कर देते हैं ना, डीनेचर होता है उसका स्ट्रक्चर का खराब हो जाना, तो ओनली प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स। प्राइमरी स्ट्रक्चर पे बेटे डीनेचुरेशन का कोई असर नहीं होता। समझ में आई बेटे बात? यानी टेम्परेचर वेम्परेचर का असर प्राइमरी स्ट्रक्चर पे, पीएच का प्राइमरी स्ट्रक्चर पे कोई असर नहीं होता है बेटा। समझ में आई? तो जब आफ्टर डीनेचुरेशन, प्रोटीन की डीनेचुरेशन के बाद जो स्ट्रक्चर रह जाता है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर रह जाता है, बाकी सारे लेवल ऑफ स्ट्रक्चर खराब हो सकते हैं, ठीक। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का खत्म हो जाना, खराब हो जाना। समझ में आ गई बेटे बात? नो, दूसरा लेवल होता है, ये पहला लेवल। दूसरा लेवल, अब प्रोटीन ऐसे तो रहेंगे नहीं, ठीक है, वो आपस में कॉइल वॉइल करेंगे। तो बेटा आगे हमारे पास आता है सेकेंडरी लेवल ऑफ स्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जब ये अमीनो एसिड चेन्स कॉइल करती हैं, आपस में जुड़ती हैं, तो वो स्ट्रक्चर किस तरह का बनता है, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक। यानी अरेंजमेंट ऑफ दीज अमीनो एसिड चेन्स, अरेंजमेंट ऑफ amino acid chains, amino acid chains gives us secondary structure। जैसे बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर के दो पार्ट होते हैं, दो तरह का सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमने पाया है, ठीक। वो दो तरह का क्या है? एक है अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स यानी हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक। ये बनता है अगर हमारे पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए। क्या बन जाए? बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स,
हाइड्रोजन बॉन्ड्स उसकी वजह से बनता है। जैसे समझो मेरी बात को, आपको पता है कि इसमें पेप्टाइड बॉन्ड होना है। पेप्टाइड बॉन्ड का मतलब सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, इजंट इट बेटा? ये एच हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकता है कि नहीं, और ये ओ भी हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकता है, ऐसे एन भी हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकता है। मान लो यहां मेरे पास सी डबल बॉन्ड ओ था, और मान लो यहां मेरे पास एन एच था। अब इसके अंदर यहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, तो इस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ऑब्वियसली इसके आगे सी डबल बॉन्ड ओ होगा, इधर एनएच होगा। समझ रहे मेरी बात? एक ही चेन के एक ही जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, पॉलीपेप्टाइड चेन जो है, उसमें अलग अलग अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है, उसके जो पेप्टाइड लिंकेजेस हैं, उसके आपस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? अल्फा हेलिक्स बोल देते हैं बेटा। वहीं पर एक और इसमें लेवल आता है बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर बेटा, प्लीटेड शीट समझते हैं? जैसे कंप्यूटर का रिम होता है ना, यू 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 यू, है ना? सो वो बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर, प्लेट्स में बना हुआ। ठीक, इसमें अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो, बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, अगर बेटा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएं, ठीक है जी, दो चेन्स हैं, दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, और दो पॉलीपेप्टाइड चेन रन कर रही है, रन करते उनमें आपस में क्या बन जाए? जैसे एक चेन इधर रन कर रही हो, एक चेन इधर रन कर रही हो, यहां सी डबल बॉन्ड ओ हो, यहां इस चेन का एन एच हो, तो इसमें आपस में क्या बन जाएगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आई? उसकी वजह से ये शीट कुछ इस तरह से हो जाएगी, अगर मैं आपको दिखाऊं तो। समथिंग लाइक दिस, समझ रहे हो? इस पर्टिकुलर जगह पे एक चेन रन कर रही है, इस पर्टिकुलर जगह पे दूसरी चेन रन कर रही है, और इस साइड की चेन के इस साइड के चेन के साथ क्या बन रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं। उसकी वजह से हमारे पास इस तरह प्लीटेड शीट, ऐसे प्लीटेड शीट सा स्ट्रक्चर बन जाता है। ये सेकेंडरी लेवल ही होता है स्ट्रक्चर का बेटा। तो आपने ये पढ़ लिया, समझ में आया आपको कि अगर हमारे पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, ठीक, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या बनेगा? अल्फा हेलिक्स। और अगर हमारे पास इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दो अलग अलग चेन्स में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, तो उससे क्या बन जाता है बेटा हमारे पास? बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। दिस इज सेकेंडरी लेवल ऑफ स्ट्रक्चर। बोलो क्लियर हो गया सेकेंडरी लेवल? ठीक है, क्योंकि लेवल ऑफ स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं आपसे बेटा। तो प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल दोनों क्लियर? और ये समझ में आया क्यों इसमें इंटरमोलिकुलर या इंट्रामोलिकुलर बन सकता है भाई? हाँ जी, क्लियर होता है? आगे चलते हैं जी। अब अगली बात, थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बेटा, थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जिसको हम टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ, टर्शरी स्ट्रक्चर लेवल बोल देते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर बेटा, जब पॉलीपेप्टाइड चेन अपने ऊपर कॉइल हो जाती है, ठीक, कॉइल होके ग्लोबुलर सा स्ट्रक्चर बना देती है, उसको हम टर्शरी स्ट्रक्चर बोल देते हैं। व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन्स, पॉलीपेप्टाइड chains coils to form a globular structure, so that gives us tertiary type of structure। अगर पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में कॉइल हो जाती, टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाता है बेटा जी। बोलो क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? और फिर अगर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स किसी नॉन प्रोटीन पार्ट के आसपास, मोर देन वन और टू, मोर देन टू और टू पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल कर जाए, तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक, तो चौथा हो गया क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। बेटा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, मोर देन टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स, मोर देन टू
polypeptide chains, polypeptide chains coiled together may be around a non-protein part. ऐसा भी हो सकता है कि किसी नॉन प्रोटीन पार्ट के आसपास ये कॉइल कर रहा हूं भाई, ठीक। नॉन प्रोटीन पार्ट, ये नॉन प्रोटीन पार्ट मैंने मे लिखा है ना, मे मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। जैसे हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन में आयरन पोरफायरिन रिंग होता है, उसके आसपास प्रोटीन्स की चेन क्या करती है, कॉइल करती है, तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना देंगी। समझ में आया। मसल्स में ऐसा होता है, एक्टिन मायोसिन लाइक पिगमेंट्स होती हैं, वो ऐसा करती हैं, तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो जाता है। अगर इसको सिंपल तरीके से देखना हो, विजुअलाइज करना हो, तो सिंपल तरीके से विजुअलाइज कैसे करेंगे। मान लो ये हमारे पास चेन है जी, ये होगी प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है जी, और ये इसका बन गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक। समझ में आई बात। फिर अगर मान लो ये ऐसे कॉइल हो गया, ये क्या बन गया, टर्शरी लेवल ऑफ स्ट्रक्चर। और मान लो ये तो कॉइल हुआ ही था, ठीक, लेकिन इसके साथ कोई और भी यहां पे प्रोटीन कॉइल हुआ है, ये क्या बन गया, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। समझ में आ गई बात। तो ये आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो गया। मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर कॉइल्ड, ठीक। यहां पे एक ही की कॉइलिंग है, ठीक। तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर, यहां पे ये अल्फा हेलिक्स मैंने बनाई, इट कैन बी बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर, ठीक। तो ये आपका सेकेंडरी लेवल, और ये लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, ये आपका प्राइमरी लेवल। ऐसे बड़ी आराम से इसको समझ सकते हो कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी लेवल क्या होता है। देखो बेटा, ये जो स्ट्रक्चर बनते हैं आपके पास, इसमें मैंने बोला सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है हमारे पास, कौन सी फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कौन सी रिस्पॉन्सिबल है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इसके लिए हाइड्रोजन बॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक। जो टर्शरी लेवल ऑफ स्ट्रक्चर है, इसमें बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड भी होते हैं, डायपोल अट्रैक्शंस भी होती हैं। देखो बेटा, यहां बता देता हूं मैं, प्राइमरी लेवल के लिए रिस्पॉन्सिबल पेप्टाइड बॉन्ड्स, सेकेंडरी में पेप्टाइड बॉन्ड तो है ही है, वो दोबारा नहीं लिखूंगा, मतलब वो अंडरस्टूड है ना। तो दूसरी फोर्स इसमें आ जाएगी हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सेकेंडरी इज हाइड्रोजन बॉन्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टर्शरी में ये दो तो है ही है, पेप्टाइड बॉन्ड तो होने ही होने हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड तो होने ही होने हैं, पर तीसरा इसमें डाइपोल अट्रैक्शन भी आ जाती है, डाइपोल अट्रैक्शंस भी आ जाती है बेटा। समझ में आई बात। और जो चौथी है हमारे पास फोर्थ लेवल में बेटा जी देखो, सिंपल बात, ये पेप्टाइड बॉन्ड तो होने ही होने हैं, ठीक। हाइड्रोजन बॉन्ड भी होने ही होने हैं, डाइपोल अट्रैक्शन भी होनी ही होनी है, ठीक। यहां पे आयनिक इंटरेक्शंस भी होती हैं, ठीक है जी। अब देखो बेटा, जब हम हीट करें प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन गया, तो बेटा हीट करने से फिजिकल बॉन्ड टूट जाएंगे। अब डायपोल अट्रैक्शन, आयनिक अट्रैक्शन या हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सारे क्या हैं, फिजिकल बॉन्ड, ये तो टूट जाएंगे, है ना जी। ये टूटेंगे, इसका स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। पर पेप्टाइड बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बच्चे। देखो पेप्टाइड बॉन्ड को ध्यान दोगे, पेप्टाइड बॉन्ड ऐसा है, इधर ध्यान देना प्लीज, दिस इज अ पेप्टाइड बॉन्ड ना। अब यहां पे रिजोनेंस है कि नहीं, उस रिजोनेंस के चलते क्या यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो क्या ये बॉन्ड तोड़ना सौखा होगा बेटा, बिकॉज देयर इज अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन C and N, तो ये आसानी से नहीं टूटता है। इसलिए हमारे पास जब प्रोटीन के स्ट्रक्चर का खराब होना, उसको क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन। कल को तुम्हें पूछे व्हाट इज डीनेचुरेशन, तो क्या बोलोगे, डिसरप्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का स्ट्रक्चर खराब हो जाना, डिसरप्ट हो जाना, उसको डीनेचुरेशन बोलते हैं। पर डीनेचुरेशन के दौरान ये पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटेंगे,
बिकॉज वो हीटिंग वीटिंग से हो जाता है, वो पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटेंगे बेटा। तो पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स आफ्टर हीटिंग, और यू कैन से पेप्टाइड बॉन्ड रिमेन्स इन डीनेचुरेशन। समझ में आ गया? क्योंकि अगर पेप्टाइड बॉन्ड ही टूट गया ना तो प्रोटीन की सारी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। तब तो बेटा हमें कभी अंडा बिना उबाल के खाना ही नहीं है फिर तो, क्योंकि अंडे को उबाला तो क्या हुआ, उसका ये स्ट्रक्चर खत्म, ये स्ट्रक्चर खत्म, ये स्ट्रक्चर खत्म। अगर ये भी खत्म हो गया तो प्रोटीन की प्रॉपर्टी खत्म, तो प्रोटीन रहा ही नहीं वो। ठीक, इसीलिए बेटा प्रोटीन वाली चीजें जो है उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर एज इट इज रह जाता है, जो हमें गर्म करके भी हम उसको खा सकते हैं इस वजह से। बोलो क्लियर? एनी डाउट्स? तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर लेवल्स क्लियर हो गए बेटा लोग? एनी डाउट्स अबाउट दिस? प्रोटीन से अगला जो हमारे को, देखो बेटा इसमें और बहुत कुछ होता है, ठीक, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, ठीक, बहुत कुछ करवाया जा सकता है बट वो बेकार की चीजें हैं, ध्यान भी मत देना उसको, बस इतना ही पढ़ना। अगली बात, हम यहां पे एंजाइम्स को जरूर पढ़ सकते हैं, एंजाइम्स। ठीक, एंजाइम्स क्या होते हैं? अरे टाइम इतना ज्यादा हो गया, ये तो भयंकर 12:30 बज गए यार। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? दे आर बायो कैटलिस्ट्स। एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट, जो आपकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, कंट्रोल में करते हैं, वो बायो कैटलिस्ट एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स आर जनरली प्रोटीनेशियस, प्रोटीनेशियस, नेसेसरली प्रोटीनेशियस है। ठीक, ये प्रोटीन के बने होते हैं बेटा, प्रोटीनेशियस ही होते हैं एंजाइम्स। एंजाइम में हमारे पास एक जो एंजाइम होता है, इसको वर्क करने के लिए कभी कभी नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत होती है। ठीक, एंजाइम का जो यू कैन से एपो एंजाइम, इसका सिंपल फॉर्म है, ये वर्केबल नहीं होता एपो एंजाइम। ठीक, एपो एंजाइम के साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट लगता है, नॉन प्रोटीन पार्ट लगता है बेटा। ठीक, जिस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कह देते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप कह देते हैं। ठीक, ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये दो तरह का हो सकता है। अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक हुआ, ऑर्गेनिक जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट हुआ तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन बोल देंगे, अगर लिपिड हुआ उसको लिपोप्रोटीन बोल देंगे। समझ में आई? अगर न्यूक्लिक एसिड हुआ न्यूक्लियोप्रोटीन बोल देंगे उसको। क्लियर? तो अगर कोई ऑर्गेनिक है प्रोस्थेटिक ग्रुप तो उसको कोएंजाइम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोएंजाइम। बट वहीं पे अगर इनऑर्गेनिक है प्रोस्थेटिक ग्रुप, इनऑर्गेनिक लाइक निकल आयंस हो गए भाई, ठीक, इनऑर्गेनिक निकल आयंस हो गए, आयरन आयंस हो गए। ठीक, अगर कोई नॉन प्रोटीन पार्ट है पर इनऑर्गेनिक है उसको कोफैक्टर बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कोफैक्टर। जब ये एपो एंजाइम, जो कि एंजाइम है बेसिकली, किसी नॉन प्रोटीन पार्ट से जुड़ता है तो एक वर्केबल कंडीशन बनती है जिसको होलो एंजाइम बोलते हैं। होलो एंजाइम इज वर्केबल पार्ट, वर्केबल पार्ट जो हो गया वो होलो एंजाइम कंप्लीट। ठीक, तो एपो एंजाइम इज प्रोटीनेशियस पार्ट, उसके अलग नॉन प्रोटीन पार्ट, और मिलकर के क्या बना दिया? होलो एंजाइम। होलो एंजाइम इज वर्केबल पार्ट। देखो बेटा एंजाइम्स का काम होता है बायो कैटलिसिस करना, यानी कि हमारी बॉडी के फंक्शंस को कंप्लीट करना। मान लो एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम यानी जो प्रोटीन को तोड़ता है, अब हमारी बॉडी में तो हो गई, अब हमारी बॉडी में होगा तो हमारी बॉडी के प्रोटीन को नहीं खाएगा क्या? तब तो हमारी बॉडी का प्रोटीन ही खा जाएगा वो, मतलब उसी को तोड़ना शुरू कर देगा। प्रोटियोलिटिक है, प्रोटीन को तोड़ने वाला है और हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, तो हमारी बॉडी के प्रोटीन, मैं बाहर से प्रोटीन नहीं खा रहा हूं तो हमारी बॉडी का प्रोटीन नहीं तोड़ेगा वो। तो इस वजह से हमारी बॉडी इज अ वेरी सेल्फ सस्टेन मशीन ना, भगवान ने बहुत सोच के बनाई। तो एंजाइम्स को एक
ऐसी कंडीशन में रखा जाता है जिसको बोलते हैं इनएक्टिव कंडीशंस, zymogens. Zymogens are inactive precursors of enzymes. Inactive precursors of enzymes. बेटा हमारी बॉडी में ज्यादातर एंजाइम zymogens की तरह रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं, पर जब उसकी जरूरत होती है फंक्शन की तो बेटा कोई ना कोई इनिशिएटर आता है और उसको वर्केबल कंडीशन में बनाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, हमारे स्टमक में एक पेप्सिन नाम का एंजाइम वर्क करता है बेटा, ठीक, तो वो प्रोटीन की तोड़ने में मदद करता है भाई, ठीक। अब अगर वो पहले से पेप्सिन हो तो हमारी स्टमक को ही खा जाएगा, वो उसी को खत्म कर देगा, तो वो रहता है पेप्सिनोजन बन करके। कैसा? पेप्सिनोजन, विच इज zymogen, इनएक्टिव। जब हमारी बॉडी में HCl सीक्रीट होता है, ठीक, जब हमारे स्टमक के कुछ ग्लैंड्स होते हैं, ठीक, अब इतनी बायोलॉजी में कहां जाऊं मैं, ठीक, एक पेनेथ ग्लैंड्स होते हैं, दे सीक्रीट HCl। हमारे स्टमक की लाइनिंग में कुछ ग्लैंड्स होते हैं, वो HCl सीक्रीट करते हैं, पर वो कब करते हैं? जब हमारे स्टमक में फूड आता है या फिर उसकी खुशबू आती है, ठीक, कोई ना कोई स्टिमुलस आता है फूड को लेकर के, हमें खुशबू आती है, हमें लगता है अब खाना आने वाला है, तो हमारी बॉडी तैयार हो जाती है भाई। तो पेनेथ ग्लैंड क्या करते हैं? HCl सीक्रीट करना शुरू कर देते हैं कि जैसा हम खाना खाएंगे HCl उसके ऊपर वर्क नहीं करेगा। HCl क्या करेगा? पेप्सिनोजन को किसमें चेंज कर देगा? पेप्सिन में, ठीक, पेप्सिन में चेंज कर देगा। क्लियर हो गया? तो ऐसे करके इनएक्टिव प्रिकर्सर जो है वो किसमें बन गया? एक्टिव प्रिकर्सर में चेंज हो गया, वर्क होना शुरू हो गया भाई। अब जैसे वर्क खत्म हो जाता है ना, जब पेप्सिन थोड़ा सा बचेगा, अपने आप ही एक स्टिमुलस देगा कि अब भैया हमारा काम खत्म हो गया, इट विल अगेन चेंज इनटू पेप्सिनोजन, काम वहीं पे खत्म। अगर हमारी बॉडी में zymogens की तरह नहीं रहते तो बेटा हमारी बॉडी तो वर्क ही करती चली जाती। हमारी बॉडी के जो एंजाइम है वो मान ले कोई लिपिड्स को तोड़ने वाला एंजाइम है, तो हमारी बॉडी के लिपिड ऐसे ही तोड़ देता है, बट वो इनएक्टिव प्रिकर्सर्स में रहता है बेटा। तो यानी एंजाइम जो होते हैं दे आर जनरली प्रोटीनेशियस, उनको एपोएंजाइम बोला जाता है, उसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट प्रोस्थेटिक ग्रुप लग के होलो एंजाइम विच इज अ वर्केबल कॉम्बिनेशन वो बनाते हैं। और ज्यादातर इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक होते हैं जिनको को एंजाइम बोलते हैं, और अगर इनऑर्गेनिक हुए उनको को फैक्टर्स बोला जाता है। फिर ये हमारी बॉडी में ज्यादातर zymogens की तरह रहते हैं, ठीक। एंजाइम्स आर हाईली pH एंड टेम्परेचर सेंसिटिव। एंजाइम्स की क्या खासियत है कि हाईली सेंसिटिव टूवर्ड्स pH एंड टेम्परेचर एटसेट्रा कंडीशन से हाईली यू कैन से इन्फ्लुएंस होते हैं ये। अगर मान लो ये कैटलिस्ट है, अगर मान लो कैटलिस्ट और एंजाइम में फर्क करा जाए, जो कई बार पेपर में आ जाता है कि एंजाइम और कैटलिस्ट में फर्क बताओ, एंजाइम कैटलिस्ट, ठीक है जी। देखो बेटा ये तो क्लियर हो गया कि एंजाइम प्रोटीनियस होते हैं, असेंशियली प्रोटीन्स हैं, जबकि कैटलिस्ट मे नॉट बी प्रोटीन्स भाई, मे नॉट बी प्रोटीन्स। ये छोटी मोटी चीजें तो छोड़ो, सबसे पहली बात एंजाइम हाईली रिएक्टेंट स्पेसिफिक होते हैं बेटा, हाईली स्पेसिफिक। हमारी बॉडी के हर फंक्शन के लिए बेटा एक अलग एंजाइम वर्क करता है। मेरी आंख को ब्लिंक करने के लिए एंजाइम अलग है और आंख को मीचने के लिए एंजाइम अलग है, फंक्शन दोनों के सेम है, ठीक, बट इनवॉलेंटरी वॉलेंटरी एक्शन के लिए अलग अलग एंजाइम लगता है। समझ में आई? हाथ को हिलाने के लिए अलग एंजाइम है, टांग को हिलाने का अलग एंजाइम हो जाएगा,
ठीक, कहने का मतलब हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग एंजाइम होता है, हाईली स्पेसिफिक, और एक एंजाइम एक से ज्यादा फंक्शन कभी परफॉर्म नहीं करता है। कोई ऐसा एंजाइम नहीं होता जो एक से ज्यादा फंक्शन परफॉर्म करता है। जबकि आपको पता है कि कैटलिस्ट मे बी रिएक्शन स्पेसिफिक आर नॉट रिएक्टेंट स्पेसिफिक, है ना। हो सकता है भी एक एंजाइम रिडक्शन में यूज हो रहा है, मतलब एक कैटलिस्ट रिडक्शन में यूज हो रहा है, अगर वो रिडक्शन में यूज हो रहा है वो ऑक्सीडेशन में यूज नहीं हो सकता। वो रिएक्शन स्पेसिफिक तो हो सकता है, पर रिडक्शन किसकी कर रहा है, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? यानी दे आर नॉट हाईली स्पेसिफिक, नॉट हाईली स्पेसिफिक। अगली बात, जो एंजाइम होते हैं हाईली एफिशिएंट, हाईली एफिशिएंट, बेटे एंजाइम की एक्टिविटी देखी जाती है एक चीज से जिसको बोलते हैं टर्न ओवर नंबर। बेटा टर्न ओवर नंबर होता है कितने सबस्ट्रेट्स पर एक एंजाइम एक सेकंड में वर्क कर जाता है। ठीक है, एक एंजाइम एक सेकंड में कितने सबस्ट्रेट पे वर्क करता है वो उसका टर्न ओवर नंबर होता है, टर्न ओवर नंबर। हमारी बॉडी का सबसे फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम ऑफ आवर बॉडी, 2.4 मिलियन टर्नओवर नंबर है। एक सेकंड में 2.4 मिलियन सबस्ट्रेट को रिएक्ट करवा देता है, जबकि एंजाइम कितना कर देगा, कभी भी नहीं। ठीक, तो एंजाइम जो होते हैं नॉट सो एफिशिएंट, नॉट सो एफिशिएंट। ठीक, फिर एंजाइम जो होते हैं कैटलिस्ट आर नॉट सो एफिशिएंट ब्रदर, है ना। एंजाइम्स आर हाईली एफिशिएंट, इसका टर्नओवर नंबर बहुत ज्यादा भी होता है, और फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम अपने दिमाग में बिठा लो, दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस, फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम ऑफ आवर बॉडी। क्लियर? उसके बाद एंजाइम्स आर हाईली सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव, ठीक, टुवर्ड्स पीएच, टेम्परेचर एटसेट्रा। और जबकि कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट जो होता है ये ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता, नॉट सो मच सेंसिटिव, है ना, इतना नहीं। पर सबसे बड़ी बात बेटा, एंजाइम हमारी बॉडी में रिएक्शन कैटेलाइज करके यूज अप भी हो जाता है कभी कभी, इट कैन बी यूज्ड अप, बट कैटलिस्ट कभी यूज्ड अप नहीं होता। ये खास बात रहती है इसमें, बट ये मेजर फर्क है एंजाइम्स और कैटलिस्ट में। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है भैया एंजाइम और कैटलिस्ट का फर्क बताओ। अब एंजाइम के कुछ मैकेनिज्म होते हैं बेटा वर्क करने के। ठीक, एंजाइम कैसे वर्क करता है, इसके कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं वर्क करने के, इसकी कुछ थ्योरीज होती हैं। ठीक, एक थ्योरी जिसको इंड्यूस्ड फिट थ्योरी बोलते हैं, हैंड एंड ग्लव थ्योरी, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। ठीक, एंजाइम को वर्क करने के लिए कई सारी थ्योरी दी गई है, जिनमें से एक है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, एंजाइम की वर्किंग के लिए होता है। इसको हैंड एंड ग्लव थ्योरी भी बोल देते हैं कई बार। जब आप ग्लव ऐसे रखते हो, क्या उसकी शेप बिल्कुल हैंड की तरह होती है क्या? नहीं होती बेटा, वो फिसड्डी पड़ा हुआ होता है। समझ में आई? पर जब हम उसमें उंगली डालते हैं तो इट एक्वायर्स द शेप ऑफ योर हैंड, इजंट इट? इसी तरह से इंड्यूस्ड फिट थ्योरी क्या कहती है कि जो एंजाइम है, मान लो ये एंजाइम है, ठीक है जी, एंजाइम में इंड्यूस्ड फिट थ्योरी से पहले ना एक थ्योरी मेरे को और बता देनी चाहिए थी, लॉक एंड की हाइपोथेसिस बोलते हैं उसको, वो पहले बता देनी चाहिए थी, दैट इज फार बेटर। यहां कर लो लॉक एंड की हाइपोथेसिस, लॉक एंड की हाइपोथेसिस, तो इंड्यूस्ड फिट थ्योरी में आ जाता हूं मैं। हाइपोथेसिस बेटे, लॉक एंड की हाइपोथेसिस बोलती है जैसे हर ताले की एक चाबी होती है ना, वैसे हर सबस्ट्रेट का एक एंजाइम होता है। ठीक, मजे की बात है कि ताला चाबी में ताला बड़ा और चाबी छोटी होती है ना, यहां उल्टा होता है, यहां ताला छोटा चाबी बड़ी होगी। ठीक, यानी जैसे ये सबस्ट्रेट है, ठीक है जी, दिस इज सबस्ट्रेट, और ये हमारा एंजाइम है।
ठीक है, और ये एंजाइम की एक्टिव साइट कहलाती है, एक्टिव साइट कहलाती है। सबस्ट्रेट ऐसे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स प्रोवाइड करता है जो एक्टिव साइट के फंक्शनल ग्रुप्स के साथ रिएक्ट करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। ठीक, तो जैसे ये हमारे पास यूं जुड़ गया, ये एंजाइम ये सबस्ट्रेट, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब फिर केमिकल रिएक्शन होता है। एक्टिव साइट कुछ स्पेशल फंक्शनल ग्रुप्स प्रोवाइड करती है, जो फंक्शनल ग्रुप्स सबस्ट्रेट के फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्ट करके उसको अपने साथ बाउंड करता है। क्लियर? और फिर इसमें केमिकल रिएक्शन होगा और एंजाइम हमारे पास एज इट इज रह जाएगा, सबस्ट्रेट रिएक्ट करके बाहर निकल जाएगा। ये सबस्ट्रेट बाहर निकल गया दोस्तों, जो भी इसका बनना होगा बन करके बाहर निकल जाएगा। तो लॉकेंट की हाइपोथेसिस कहती है कि जैसे हर ताले की एक चाबी होती है, वैसे हर सबस्ट्रेट का एक एंजाइम होता है। बेटा मैंने कई बार एक क्वेश्चन पेपर में देखा है कि एंजाइम इन लॉकेंट की हाइपोथेसिस वर्क्स एज, बोलो लॉक की एंजाइम लॉक है कि की है? एंजाइम की है डुओ, एंजाइम इज अ की। ठीक, मैंने बोला ताला इधर छोटा और चाबी बड़ी। ठीक, एंजाइम यहां पे की तरह वर्क करता है पर बड़ा होता है, सबस्ट्रेट को एक्टिव साइड प्रोड्यूस करता है। पर अब क्या हुआ कि मान लो एक एंजाइम ऐसा है, ठीक है जी, एक एंजाइम ऐसा है, इसकी एक्टिव साइट की कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी है। बेटा ये तो सिर्फ फिजिकली बनाया ना, एक्टिव साइट की कॉन्फ़िगरेशन मतलब कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप वो प्रोवाइड कर रहा है उसको कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। अब एक तो सबस्ट्रेट है, दिस इज सबस्ट्रेट, मान लो ये एक सबस्ट्रेट है, ठीक है जी, ये एक सबस्ट्रेट है और इसी का एक मिमिक है। मिमिक समझते हो? ये इसका मिमिक है, यानी सबस्ट्रेट ये है, ये सबस्ट्रेट नहीं है, धोखेबाज है ये रिएक्शन को रोकेगा। अब इसकी एक्टिव साइट तो ऐसी है, अगर ये यहां पे जाके जुड़ गया तो बेटा इस सबस्ट्रेट को आने नहीं देगा, और अगर सबस्ट्रेट नहीं आया वर्क नहीं होगा। तो हमारी बॉडी इज अ सेल्फ सस्टेन मशीन। तो एंजाइम क्या करता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली कि उसकी जो एक्टिव साइट होती है ना, उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर लेता है। सबस्ट्रेट हमारा ऐसा था, लेकिन एक्टिव साइट ऐसी है ताकि ये मिमिक्स को धोखा दे सके। ठीक, ये कोई मिमिक है, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जो इसकी एक्टिविटी को रोकता है। अगर इसको साइट ऐसी ही मिल जाती तो ये घुस सकता था ना, अब इसको साइट ऐसी मिलती नहीं। ठीक, सबस्ट्रेट ऐसा होता है। अब दो चीजें होती हैं, एक तो ये सबस्ट्रेट जब इसके पास आता है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, और दूसरी बात कई बार इसमें यहां पे एक स्पेशल मॉलिक्यूल जुड़ता है जिसको बोलते हैं मॉड्यूलेटर। क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेटर। एक और मॉलिक्यूल है जो यहां पे जुड़ा आकर के, इसको बोलते हैं बेटा एलोस्टीरिक साइट। क्या बोल देते हैं? एलोस्टीरिक साइट। एलोस्टीरिक साइट का काम क्या होता है कि जब फंक्शन होना है उससे पहले इसकी साइट की शेप खराब है, तो इसमें ये नहीं जा सकता, ये नहीं जा सकता। जब फंक्शन होना है सबस्ट्रेट ने पहले मॉड्यूलेटर को मैसेज देना है, मॉड्यूलेटर ने एलोस्टेरिक साइट में जाके जुड़ जाना है। जब वो एलोस्टेरिक साइट में जुड़ेगा तो हमारे पास जो शेप थी वो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी जैसे कि सबस्ट्रेट थी, यानी अब हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन वैसी हो जाएगी और अब यह सबस्ट्रेट इसके अंदर घुस सकेगा। कब? जब मॉड्यूलेटर आ गया। समझ में आई बेटे बात? इसको बोलते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ दिस मिमिक को रोकने के लिए एलोस्टेरिक इनहिबिशन। समझ में आई बात बेटा? कि हमने कोई ऐसा मॉलिक्यूल रखा, अदरवाइज हम
इंड्यूस्ड फिट थ्योरी तो ऐसी है, क्यों कहते हैं कि इसकी साइट की शेप वैसी नहीं होती, जब सबस्ट्रेट आता है तो फिर शेप वैसी बनती है और तब जाके सबस्ट्रेट उसमें, यानी पहले उसके फंक्शनल ग्रुप वो बाहर की तरफ को प्रोजेक्ट नहीं कर रहे होंगे, जैसे सबस्ट्रेट आते हैं फंक्शनल ग्रुप बाहर को प्रोजेक्ट होते हैं और प्रोजेक्ट होते ही उसमें ज्वाइन कर जाते हैं ताकि मिमिक उसमें ज्वाइन नहीं कर सके। और कई थ्योरी ये कहती है, एलोस्टेरिक थ्योरी ये कहती है कि कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको मॉड्यूलेटर बोलते हैं, मॉड्यूलेटर जा करके इस एलोस्टेरिक साइट में जुड़ते हैं तो शेप सही बनती है, तो सबस्ट्रेट इसके अंदर आ सकता है। ये फंक्शन है बेटा अपना, जिसको हम बोलते हैं एंजाइम कैसे वर्क करते हैं। बोलो क्लियर, समझ में आया? तो एंजाइम और उसका वर्क समझ में आ गया होगा, एंजाइम कैसा होता है, मैकेनिज्म्स कैसे होते हैं एंजाइम के, ये समझ में आ गया होगा। ठीक, अगला टॉपिक बनता है बेटा न्यूक्लिक एसिड्स। बेटा इतना समय मेरे पास बचा नहीं कि मैं न्यूक्लिक एसिड तुम्हें पढ़ा सकूं, मैं इसका वीडियो तुम्हें भेज दूंगा सारा का सारा, हार्डली 45 मिनट्स का वीडियो होगा। ठीक, पर मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, अभी थोड़ा टाइम है तो न्यूक्लिक एसिड को मैं थोड़ा करवा देता हूं, बाकी इसकी वीडियो भेज दूंगा। आज सिलेबस अपनी तरफ से फिनिश है, ठीक है। ये एक 46 मिनट का वीडियो होगा आई थिंक सो, तो वो आप देख लेना न्यूक्लिक एसिड का, बाकी आपको पढ़ने की लोड़ नहीं है इसमें। ठीक, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं बेटा? न्यूक्लिक एसिड्स, जब बच्चा पैदा होता है ना तो हम लोग बोलते हैं इसकी नाक मम्मी पे गई है ना, इसकी आंखें पापा पे गई है ना। ये जो हेरिडिटी पास ऑन हो रही है, ठीक, उसको पास ऑन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? न्यूक्लिक एसिड। हमारी बॉडी के जो मास्टर हैं वो कौन है? न्यूक्लिक एसिड। जो भी फंक्शन हमारी बॉडी में होना है उसका कंट्रोल किसके पास है? न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ये सबसे असेंशियल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ कहलाते हैं बेटा। ये हेरिडिटी पास ऑन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल, वर्क फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक, हम दो तरह के न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हैं, आरएनए एंड डीएनए। ठीक है जी। आरएनए क्या होता है बेटा जी? आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए क्या होता है? डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। प्यारे बच्चों, फर्क क्या है? इन दोनों में बहुत सारे फर्क होते हैं। आरएनए जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड, एक स्ट्रैंड का बना हुआ होता है। ठीक है, आरएनए जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड, पर ऐसे कई चीजों में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी पाया जाता है बेटा, वो एक्सेप्शंस होती हैं। कुछ वायरस में ऐसा होता है, वो 5174 वायरस बोलते हैं ना भाई, उसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं कि नहीं? भूल गए, मेरे को 25 साल पहले की बात है। ठीक, एनी हाउ, उसी तरह से डीएनए जो होता है ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड। और किसी किसी चीजों में ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड पाया जाता है, पर मेनली डबल स्ट्रैंडेड। आरएनए जेनेटिक मटेरियल ऑफ लोअर ऑर्गेनिजम्स, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जेनेटिक मटेरियल हमारे पास आरएनए होता है। लोअर ऑर्गेनिज्म बोले तो बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, ये लोअर ऑर्गेनिज्म, उनका जेनेटिक मटेरियल जनरली आरएनए होता है। और हमारा यानी कि हायर ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स, दोनों में फर्क क्या है? देखो बेटा, इसमें पूरा डिटेल तो आपको खैर अब वीडियो में देख लेना। ठीक, पूरा सब कुछ उसमें दिया होगा कि राइबोज शुगर क्या, ठीक, डीऑक्सी राइबोज शुगर क्या, ठीक, फिर डीएनए क्या, आरएनए क्या, वो सारा कुछ उसमें करवाया होगा। बट येट थोड़ा सा जल्दी से बताता हूं। देखो बेटा, जब राइबो न्यूक्लिक एसिड, कोई भी न्यूक्लिक एसिड बनता है ना, तो उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है फॉस्फेट, PO4 3 नेगेटिव यूनिट, फॉस्फेट यूनिट।
दूसरा होता है बेटा शुगर यूनिट, शुगर यूनिट। और तीसरी होती है नाइट्रोजीनस बेस, नाइट्रोजीनस बेस। ठीक है जी बेटा, शुगर और नाइट्रोजीनस बेस जो है, जब ये आपस में जुड़ता है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इनके बीच में पाया जाता है। दिस इज ज्वाइंट बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। और शुगर और न्यूक्लियो नाइट्रोजनस बेस को जोड़ करके हम दोनों को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। फॉस्फेट जब इनके साथ जुड़ जाता है, न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट जुड़ जाता है, ठीक, वो जुड़ता है बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स, देन इट बिकम्स न्यूक्लियोटाइड। ठीक, जब न्यूक्लियोसाइड को फॉस्फेट से कर दिया टाई, तो बन गया न्यूक्लियोटाइड। तो अब फॉस्फेट प्लस दैट ऑफ न्यूक्लियोसाइड मिला के बना न्यूक्लियोटाइड। और इन न्यूक्लियोटाइड से मिलके हमारे पास बनते हैं आरएनए एंड डीएनए। नाइट्रोजनस बेस आगे दो तरह के होते हैं, प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स। सिंगल रिंग, डबल रिंग, प्यूरीन, पायरिमिडीन्स। क्लियर? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन एंड यूरासिल। ठीक है बच्चा लोग, ये होते हैं। तो ये नाइट्रोजनस बेस बेटे, इसमें डिटेल जरूर पढ़ लेना बेटा, मैं जल्दी जल्दी में थोड़ा सा निकालने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, तो आरएनए में बेटे थायमीन नहीं पाया जाता। आरएनए में एडेनिन, साइटोसिन, ठीक, यूरासिल एंड गुआनिन। ठीक है जी, क्लियर? एडेनिन, साइटोसिन। और हमारे पास इसमें यूरासिल नहीं होता, एडेनिन होता है, साइटोसिन होता है, थायामीन होता है, ठीक, और गुआनिन होता है। ये डीएनए में, आरएनए में। लेकिन फर्क इसका आरएनए का होता है शुगर में। बेटे आरएनए में राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है, 5 कार्बन की शुगर है राइबोज शुगर। ठीक, और डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। राइबोज के सेकंड कार्बन से ओ निकाल देना, राइबोज शुगर के सेकंड कार्बन से ओ निकाल देना, तो डीऑक्सी राइबोज शुगर बन जाती है। वो डीएनए का कंपोनेंट होता है। रेस्ट आप वीडियो पे देख लीजिएगा, ठीक, क्योंकि लंबा काम है। फिर डीएनए का स्ट्रक्चर है आगे, फिर उसमें डीएनए की फ्रेगमेंटेशन करवाई जाती है, ठीक, रेप्लिकेशन के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाता है। तो वो आप देख लीजिएगा, 46 ऑड मिनट्स का एक वीडियो होगा, मैं आज ही पोस्ट कर दूंगा। आज ही, वैसे अगर आपका चैनल सब्सक्राइब है उसमें आज ही मैंने इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई है, आज के दिन ही। ठीक, तो आप जाकर के उसमें डीएनए का वीडियो देख लेना बेटा, इसका न्यूक्लिक एसिड का है ना। और चैप्टर इस मेरे हिसाब से हमने फिनिश कर दिया। अगर आपको कोई डाउट हो तो यू आर मोस्ट वेलकम नेक्स्ट डे। पर नेक्स्ट डे हम शुरू करेंगे विद सॉल्यूशंस। आपको मिल जाएगी आपकी शीट्स, ठीक, वर्क करिएगा। और जो चीज नहीं आती मेरे को सैटरडे से पहले मैसेज कर देना कि ये चीज मेरे को नहीं आती सर, ये पूरा करवा दो, ठीक। पर उससे पहले एक बार देख लेना। चलो, थैंक्स अ लॉट सर। नाउ sir, you need to come offline. I won't be able, so online can it be possible? बेटा भाभी का ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही रहेगा, ऐसा थोड़ी है कि मैं तुम्हें ऑफलाइन ही बुला रहा हूं। रिवीजन तो सारी जगह पे रहेगी, हर तरह से रहेगी भाई। सर हाउ टू डिटरमिन अल्फा अमीनो एसिड? प्यारे बच्चे, अगर एक ही कार्बन पे आपका COOH ग्रुप और NH2 दोनों ही लगे रहते हैं
उनको अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं।